हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज एमए फाइनल के स्टूडेंट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन हमारे उपागम हैं उसमें व्यवहारवादी उपागम की हम बात करेंगे। उससे पहले वाले वीडियो में हम व्यवहारवादी क्रांति या उपागम को हम लोग देख चुके हैं। आज हम ईस्टर्न के द्वारा जो व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं या विशेषताएं बताई गई हैं उसको देखना चाहेंगे। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं, लक्षणों एवं विशेषताओं पर डेविड ट्रूमैन, हीज जुलाउ, सैमुअल जे एल्डवेज़र, मॉरिस जॉनवेज, डेविड ईस्टन आदि अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार विस्तार से प्रस्तुत किए हैं। यह एक उल्लेखनीय विषय है कि व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं या विशेषताओं को डेविड ईस्टन ने समग्रता के साथ प्रस्तुत किया है। उसने व्यवहारवाद अथवा व्यवहारवादी उपागम के 8 प्रमुख लक्षण बताए हैं और इन्हें संपूर्ण व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला भी कहा है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं, लक्षण या विशेषताओं को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहली विशेषता के तौर पर हम नियमन को ले सकते हैं और नियमन के संदर्भ में अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नियमन से हमारा तात्पर्य क्या है या नियमन का अर्थ क्या है। डेविड ईस्टन कहते हैं कि नियमन जो है वो राजनीति के अध्ययन हेतु नियमों का निर्माण जो हम करते हैं उसको संभव बनाता है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और इन सिद्धांतों के आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और उसके भविष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में संभावना प्रकट की जा सकती है। दूसरी जो विशेषता, लक्षण या मान्यता के तौर पर हम देख सकते हैं वो है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। जो भी हम अध्ययन करते हैं उसमें सत्यापन की इम्पोर्टेंस क्या है ये हमें इसमें देखना होगा। सत्यापन के अर्थ के तौर पर हम देखें तो हम देखते हैं कि मानव व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाया गया है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की जांच की क्रिया जो हम कर रहे हैं वो हमारे द्वारा बनाए गए नियमों की सत्यता को सिद्ध करता है और उन्हें विश्वसनीय भी बनाता है। तीसरी विशेषता डेविड ईस्टन ने जो हमें बताई है वो है तकनीकों का प्रयोग। यहाँ तकनीक का अर्थ अध्ययन के ऐसे साधनों से है जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हों। परंपरागत रूप में जिन तकनीकों को काम में लाया गया है वे विज्ञान के करीब तो हैं लेकिन उन्हें हम पूर्ण शुद्ध व वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। इसलिए व्यवहारवादियों का मत है कि अध्ययन की इन तकनीकों में सुधार की लगातार कोशिशें की जानी चाहिए ताकि अधिक शुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। वास्तव में तकनीकों की शुद्धता एवं वैज्ञानिकता के साथ ही यह भी जरूरी है कि अध्ययनकर्ता इन तकनीकों का इस्तेमाल निरपेक्ष एवं तटस्थ भाव से करे, तभी हमारा राजनीतिक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ हो सकता है। चौथी हम विशेषता के तौर पर प्रमाणीकरण को ले सकते हैं। प्रमाणीकरण का जो अर्थ है वह है कि जो इकट्ठे किए गए हमारे पास तथ्य हैं, आंकड़े हैं और जो भी हमारे पास विवरण आया है उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम प्रमाणीकरण कह सकते हैं। प्रमाणीकरण द्वारा अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों तथा समस्त सामग्री का सूक्ष्म पुनः पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि इन्हें अधिक यथार्थ एवं शुद्ध बनाया जा सके। इस कार्य में सांख्यिकी की पद्धतियों से सहायता ली जाती है।
नेक्स्ट विशेषता हम मूल्य निर्धारण को इसमें शामिल करेंगे और व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययनकर्ता को अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्यों एवं मान्यताओं को अध्ययन से अलग रखना चाहिए ताकि अध्ययन मूल्य निरपेक्ष या मूल्य मुक्त हो सके और इस प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन से जो यथार्थ निष्कर्ष एवं मान्यताएं प्राप्त हों उन्हें ही स्वीकारा जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखते हैं कि हमारा जो विज्ञान है उसमें जो भी अध्ययन करता है विशेषतः जब वो अध्ययन करता है तो उसके स्वयं के मूल्य उस अध्ययन में शामिल हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वयं के मूल्य उसमें शामिल हो जाते हैं तो वह अध्ययन मूल्य निरपेक्ष या मूल्य मुक्त नहीं हो सकता है और ऐसे अध्ययन में वैज्ञानिकता का जो स्वरूप है या सिद्धांत का जो निर्माण है उसको करना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर मूल्य निर्धारण भी एक अपने आप में विशेषता के तौर पर हम लोग व्यवहारवाद के अंतर्गत ईस्टर्न के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम ले सकते हैं वो है व्यवस्थित अध्ययन। व्यवहारवादी एक व्यवस्थित अध्ययन के भी समर्थक रहे हैं। उनका मानना है कि अनुसंधान तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धांत की तुलना में अनुसंधान का क्रम व स्थान पहला होता है। इसका सरल अर्थ है कि पहले अनुसंधान का कार्य किया जाना चाहिए और इस अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। पुनः भविष्य में सिद्धांत द्वारा अनुसंधान की यथार्थता का तथा अनुसंधान द्वारा सिद्धांत की यथार्थता का समर्थन किया जाना चाहिए। उनका मत यह भी है कि व्यवस्थित अध्ययन द्वारा ही मानव के राजनीतिक व्यवहार के प्रसंग में कार्य व कारण के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार सातवीं विशेषता के तौर पर हम ले सकते हैं शुद्ध विज्ञान का निर्माण, और इसके अंतर्गत व्यवहारवादियों का मानना है कि उपरोक्त प्रकार से राजनीति को एक ऐसे शुद्ध विज्ञान का रूप देना हम लोग चाहते हैं, व्यवहारवादी चाहते हैं, जिसमें दो प्रमुख लक्षण हों। पहला, यह वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार हो तथा दूसरा, हमारे युग की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। इस प्रकार से जब ये सब चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम एक शुद्ध विज्ञान का निर्माण भी कर पाएंगे। अंतिम जो विशेषता है उसको अगर हम लेना चाहें 8वें नंबर पे, तो वह है मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन। व्यवहारवाद के अनुसार मानव का व्यवहार स्वयं में एक पूर्ण इकाई है, अतः उसके व्यवहार का अध्ययन अलग अलग खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी समग्रता के साथ किया जाना चाहिए। इसका सरल अर्थ अगर हम देखें तो वह है कि मानव के व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की मदद ली जानी चाहिए। वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों के आपसी सहयोग द्वारा ही मानव के व्यवहार को समझा जा सकता है। इस प्रकार मानव के राजनीतिक व्यवहार को पूर्णता के साथ समझने के लिए राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने चाहिए। उनका यह भी मानना है कि राजनीति विज्ञान को तथ्य एवं आंकड़े एकत्रित करने व उनके विश्लेषण में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों, शोधों एवं उपलब्धियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इस स्थिति को संक्षेप में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का समर्थक रहा है, यानी अंतर विषयक अध्ययन पर जोर देता है। इस प्रकार हम ईस्टर्न ने जिस व्यवहारवाद की बात की है उसके 8 लक्षण या विशेषताओं को हमने देखा है, और अगर हम उनके सरल स्वरूप को अगर देखना चाहें तो सारांश के तौर पर 7 तौर पर हम कुछ स्थितियों को देख सकते हैं, जिसमें प्रमुख हैं कि मानव के राजनीतिक व्यवहार में आधारभूत समानताएं होती हैं और इस बारे में हमें नियमों का निर्माण करना चाहिए जो संभव है। दूसरी बात जो ये बताते हैं व्यवहारवादी और ईस्टर्न, वो है कि जो नियम बनाए जाएं उनका सत्यापन होना चाहिए। तीसरा, अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों व सामग्री का शुद्धिकरण होना चाहिए। समस्त अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए और अनुसंधान के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार शुद्ध विज्ञान को सिद्धांतों के निर्माण तथा समस्याओं के समाधान के लिए काम में लाया जाना चाहिए। और अंतिम जो हमने अभी भी देखा है कि यह राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए मानव के अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर देता है। इस प्रकार डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं या विशेषताएं हमें बताई हैं, उनको हम इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें ईस्टन के बाद, तो हम व्यवहारवाद की आलोचना और सीमाओं को भी देख सकते हैं, जिसमें अगर हम स्पष्टतः वर्णन करें तो आलोचना के तौर पर हम लोग 3-4-5 पॉइंट्स ले सकते हैं। सबसे पहला है कि शब्दाडंबर इसके अंतर्गत देखा जा सकता है। दूसरा, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन जो हमारा राजनीति विज्ञान है उसमें संभव नहीं है। तीसरा, अंतर्विरोध हमें इसमें दिखाई पड़ता है। चौथा, ये पद्धति अत्यंत खर्चीली दिखाई पड़ रही है और राजनीति विज्ञान के एकत्र अस्तित्व को इससे खतरा है। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में मूलभूत अंतर है जिसको समझना हमारे लिए आवश्यक है और उसके उपरांत ही हमें अध्ययन पर जोर देना चाहिए। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी जो एक सीमा है वो है कि सुनिश्चित सिद्धांत एवं भविष्यवाणी हमारे राजनीति विज्ञान यानी जिसमें मानव का अध्ययन हम करते हैं संभव नहीं है। मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान हम समझें, कितना समझ पाएंगे, ये भी हमारे लिए एक सीमा को निर्धारित करता है। और अंत में हम कह सकते हैं कि लघु एवं बृहत इकाई इसकी एक विशिष्ट समस्या के तौर पर हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन व्यवहारवाद की आलोचना या सीमाओं के उपरांत भी अगर हम ये कहें कि व्यवहारवाद की अपनी कुछ उपलब्धियां, उपयोगिता एवं महत्व है, तो उससे भी हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और अगर हम इसकी उपयोगिता और महत्व को देखना चाहें तो सबसे पहले हम देख पाएंगे कि ये नए राजनीति विज्ञान की स्थापना में हमें मददगार दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकीकरण करने का प्रयत्न जो है वो व्यवहारवाद के द्वारा किया गया है। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे समक्ष एक बात है। नेक्स्ट, अगर हम देखना चाहें तो ये अध्ययन वस्तु में परिवर्तन जो किया गया है वो भी व्यवहारवाद उसमें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी तरीके से अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना और वैकल्पिक धारणाओं की जो प्रस्तुति है वो व्यवहारवाद से ही संभव हो पाई है। इस प्रकार हम व्यवहारवाद की विशिष्ट जो स्थितियां हैं, जिसे हम उपयोगिता का नाम दे सकते हैं, उसको हम इस रूप में देख रहे हैं। और अंत में अगर हम देखना चाहें मूल्यांकन के तौर पर, तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद जो है वो अपने आप में विशिष्ट एक अध्ययन का जो स्वरूप है वो हमें प्रदान करता है कि हमें किस तरीके से अन्य विज्ञानों के साथ मिलकर अपना जो अध्ययन है उसको करना चाहिए और एक सिद्धांत निर्माण वैज्ञानिक स्वरूप के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।